Hello students, so today we are going to talk about the new chapter, okay, that is locomotion and movement, and we'll be discussing the MCQs which have been asked previously in the competitive exams. ठीक है, तो as usual I have marked down the years. यहाँ पे years दे रखा on the right hand side. ठीक है, so चालू करते हैं 2017 के क्वेश्चन से. Okay, that is the pivot joint between atlas and axis is a type of cartilaginous joint, synovial joint, saddle joint and fibrous joint. ठीक है, तो पाइवट जॉइंट की अगर बात करते हैं तो पाइवट जॉइंट के अंदर काफ़ी सारे जॉइंट्स आते हैं, आपको पता होगा. देयर इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देयर इज अ हिंज जॉइंट, देयर इज पाइवट जॉइंट, देयर इज सैडल जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट. तो ये जितने भी जॉइंट्स है दे कम अंडर दी साइनोवियल जॉइंट. ठीक है, साइनोवियल जॉइंट की अगर बात करते हैं तो दे कंसिस्ट ऑफ दी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजेस है, लिगामेंट्स है. तो ये सब चीज़ मिलके बनाती है किसको, साइनोवियल जॉइंट को बनाती है. ठीक है, तो पाइवट जॉइंट इज अ पार्ट ऑफ साइनोवियल जॉइंट. ठीक है, तो पाइवट जॉइंट के साथ दूसरे कौन कौन से जॉइंट्स अवेलेबल है, तो दूसरे जॉइंट्स आ जाएंगे बॉल एंड सॉकेट, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. ठीक है, फिर वी हैव द पाइवट जॉइंट, दैट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, सैडल, एलिप्सॉइड, ग्लाइडिंग. ओके, जितने भी टाइप है दिस आर ऑल द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर द MCQ1 of 2017 is synovial joint. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2. Okay, so now another question, that is lack of relaxation between successive stimuli is sustained muscle contraction is known as. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यार रिलैक्सेशन मसल कर ही नहीं पा रहे. ओके, दे आर कंटिन्यूसली इन एक्शन और दे आर कंटिन्यूसली इन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो वाई इज इट हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है. सो वी हैव अ ऑप्शन दैट इज़ फटीग. फटीग के बारे में तो सबको पता है, फटीग इज़ टायर्डनेस. ठीक है, सो पर्सन इज़ टायर्ड, तो उस टाइम पे तो ये नहीं होता है वी आर टायर्डलेस, मतलब एनर्जी लेस है, तो आप काम ही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट मूविंग योर बॉडी एज वेल. ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो 2 है दैट इज़ रॉन्ग. देन देर इज़ अनदर ऑप्शन दैट इज़ टोनस. दैट इज़ टोनस. टोनस की अगर बात करते हैं, टोनस मीन्स द क्वालिटी ऑफ द मसल्स वी हैव, मसल टोन जिसको कहा जाता है. ठीक है, इफ द मसल टोन इज वेरी गुड, सो द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फोर्स इज़ वेरी गुड. ओके, मसल क्वालिटी ख़राब है, मतलब मसल टोन ख़राब है, तो आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, आप पुशअप्स नहीं कर पाओगे, पुलअप्स नहीं कर पाओगे. ओके, आप डिप्स नहीं मार सकते हो, बिकॉज आपका मसल टोन ठीक नहीं है, आपका मसल टोन पुअर है. सो मसल टोन हैज़ नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन. ठीक है, देन वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज स्पैज्म. ठीक है, अब अगर स्पैज्म की बात करते हैं तो स्पैज्म का मतलब क्या होता है, तो स्पैज्म को अगर डिफाइन करते दैट इज सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल. ओके, सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल इज नोन एज स्पैज्म. ठीक है, तो यहाँ पे स्पैज्म की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिलैक्सेशन हो नहीं रहा है, मसल इज कंटिन्यूसली बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड. और स्पैज्म में क्या हो रहा है, इट इज़ लैक ऑफ, आई एम सॉरी, सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है. ठीक है, तो सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड लैक ऑफ रिलैक्सेशन तो अलग ही बात होगी. ठीक है, अब आता है यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज टेटनस. ओके, टेटनस के बारे में आपको बताता हूँ कि टेटनस में जो बैक्टीरिया होता है जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ना, ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, जो सिग्नलिंग है न्यूरॉन्स के थ्रू, उस सिग्नलिंग को बढ़ा देते हैं, दे इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द सिग्नल. ठीक है, तो जिसकी वजह से जो सिग्नल स्टिमुलस पास हो रहा था ना, वो काफ़ी स्पीड में पास होगा आगे, और आपका मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स होने से पहले फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है कि जो सिग्नल भेजा था आपके न्यूरॉन्स ने, नॉर्मली क्या होगा, सिग्नल जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर मसल रिलैक्स हो जाएगा. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली सिग्नल्स पास ऑन किए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके मसल को रिलैक्स होने का मौका ही नहीं मिलेगा, और आपका मसल क्या रहेगा, हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा. आपका मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेटनस. तो आपको याद रखना है, टेटनस में जो बैक्टीरियाज होंगे वो टॉक्सिन्स बनाएंगे जो न्यूरल सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपके मसल को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज
3 टेटनस, ठीक है। ओके, नाउ 4 स्मूथ मसल्स आर, सो वी हैव इनवॉल्ट्री, सिलेंड्रिकल, स्ट्रेटेड। अगर स्मूथ मसल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो स्मूथ मसल्स आर विच मसल्स, स्ट्रेटेड है, नॉन स्ट्रेटेड है, तो स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्रेटेड। ओके, सो नॉन स्ट्रेटेड की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो दे आर इनवॉलेंट्री, दे आर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, स्लो है, डू नॉट गेट इजीली फटिग, ठीक है, स्लो है तो जल्दी थकेगे नहीं, एंड दे आर फाउंड इन द विसरल ऑर्गन्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बात बोली वो किससे मैच हो रही है, इनवॉलेंट्री है, नॉन स्ट्रेटेड है, ओके ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, इनवॉलेंट्री, फ्यूजिफॉर्म एंड नॉन स्ट्रेटेड, ठीक है। Name the end responsible for unmasking of active sites for myosin for cross bridge activity during muscle contraction. ओके, सो ये तो आपने पढ़ रखा था, वी डिड टॉक अबाउट इट कि यार जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर काफ़ी सारे कैल्शियम आयंस होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये कैल्शियम आयंस निकलते हैं और ये जाके जो मास्क साइट होती थी, ओके, उसको क्या कर देते थे, अनमास्क कर देते थे। जो मास्किंग साइट होती थी किसके ऊपर होती थी, वाली साइट, दिस वॉज प्रेजेंट ऑन दी एक्टिन, तो उसको अनमास्क कर देंगे तो अब क्या होगा, मायोसिन हेड आके क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्रॉस ब्रिज बनता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है कैल्शियम आयंस, ठीक है। आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अगर याद हो तो मायोसिन जाके बाइंड होता था एक्टिन के साथ और वो एक्टिन फाइबर को अंदर की तरफ पुल करता था, ठीक है। सो द कैल्शियम आयंस दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो द ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। ओके, I'm sorry, option number 3 is correct, not 5. Question 5 का option number 3 is correct, calcium. Okay, sliding filament theory can be best explained as, okay, नाम से आपको पता चल रहा है sliding filament, the filaments are supposed to slide. Okay, तो first option में दिया है actin and myosin filament shorten and slide past each other, no. Actin and myosin filament do not shorten but rather slide past each other. Okay, they slide past each other. Okay, ठीक है, let's see other questions as well. When myofilament slide past each other, myosin filament shorten, no, shorten कोई भी नहीं होने वाला है, okay. And when myofilament slide past each other, actin filament shorten, no shorten, okay. There is no decrease in the size, they just like there's a movement like a spring, okay. spring किस तरीके से compress और वापस अपनी शेप में आ जाती है उस तरीके का मूवमेंट होने वाला है, so there is no going to be shortening, ठीक है। तो there is simply going to be sliding, okay. नाम से ही पता चल जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट इज स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 which was asked in the year 2015. Okay, now glenoid cavity, okay, so this cavity we have in the what do you call, in the upper part of the body, ठीक है। और ये cavity किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, सो ग्लेनॉइड कैविटी इट आर्टिकुलेट्स विथ ह्यूमरस, ह्यूमरस आपको बताइए हाथ के अंदर है, एंड स्कैपुला, ह्यूमरस एंड स्कैपुला, ठीक है। क्लाविकल एक्रोमियन अलग हो गया, स्कैपुला एंड एक्रोमियन अलग हो गया, एक्रोमियन इज द प्रोजेक्शन, आपको पता होगा। Select the correct matching of the type of joint with the example of human skeletal system. So cartilaginous joint between frontal and parietal. Select the correct matching. Okay, we need to find the correct matching. Cartilaginous joints between frontal and parietal, wrong. Pivot joint between third and fourth cervical, गलत है. Hinge joint between humerus and pectoral, गलत है. Gliding joint, okay, gliding joint between the carpals, that is the correct option. ठीक है, so this is a very simple MCQ which was asked in 2014. Okay, now stimulation of a muscle fiber by a motor neuron occurs at, आपको पता था कि मसल्स के पास जो सिग्नल आता है वो न्यूरॉन से आता है, और न्यूरॉन्स और मसल के बीच में, मसल सेल के बीच की जो जगह होती है, ओके, उसे कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहा जाता है उसे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है, या मोटर एंड प्लेट भी कहा जाता है, ठीक है। सो मोटर एंड प्लेट इज ऑल्सो करेक्ट एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो न्यूरॉन सिग्नल्स लेके आएंगे वो कहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से पास होके आएंगे मसल के पास, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। The H zone
इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, ओके एज जोन आपको बताया ना, आप जब डायग्राम बनाते हो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में तो एज जोन को आप बनाना पड़ता है, तो एज जोन इन द स्केलेटल फाइबर इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल्स, नो, द सेंट्रल गैप बिटवीन द मायोसिन, नो, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट in the A band. Okay, this is more appropriate. Okay, option number 3, that is central gap between actin filaments extending through myosin filament in the A band. ठीक है, so the option question number 10 का जो correct option है that is option number 3, that was asked in the year 2013. Okay, the characteristics and an example of a synovial joint in humans is, okay, synovial joint की अभी बात हो रही थी कि साइनोवियल जॉइंट के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट आता है, हिंज आता है, पाइवट आता है, सैडल आता है, एलिप्सॉइड आता है, ग्लाइडिंग आता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मैक्सिमम मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एन एग्जांपल ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमंस। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द टू बोन्स, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। ओके, सो यस, द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लिम्फ फिल्ड टू बोन्स, ओके दिस इज रॉन्ग। Fluid between two joints provides cushion, this is gone, fluid नहीं होता है, there is the what do you call, the cartilage that would work as a cushion. ठीक है, okay, now cranium of human contains, okay, so 12 bones, 8 bones, 14 bones, 20 bones, so the correct option is, सबको पता ही होगा कि 8 bones है। Okay, now if you have some problem with remembering the bones, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे कि you can come up with old people from Texas eat spider। ठीक है, ये स्टेटमेंट को आप याद रख सकते हो, old people from Texas eat spider। ओके, जिसमें O represents olfactory bones, P represents parietal bone, F represents frontal bone, T represents temporal bone, E represents ethmoid bone and S represents the sphenoid bone। ठीक है, सो olfactory bones है, parietal bones है, frontal bones है, temporal bones है, ethmoid bones है and the sphenoid bones है। तो आप ये स्टेटमेंट याद रख सकते हो, that is old people from Texas eat spider। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि कितने बोन्स है क्रेनियम के अंदर। ठीक है, सो वी हैव वन मोर ऑप्शन, वन मोर क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन इज बी, 8 बोन्स। ओके, ओल्ड पीपल फ्रॉम टेक्सास ईट स्पाइडर। देन वी हैव सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ अ सिंगल बोन इन मैमल। ओके, सिंगल बोन की अगर बात करते हैं, अच्छा डेंट्री वर्ड इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट, डेंट्री इज द अनदर टर्म फॉर द मैंडिबल। लोअर जो का जो बोन होता है ना, दैट इज टर्म्ड एज मैंडिबल। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ सिंगल बोन इन मैमल्स, अपर जॉ, लोअर जॉ, ऑल ऑफ दिस, या फिर हायोड। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज हायोड बोन, दैट इज द हॉर्स शू शेप्ड बोन। ओके, जो विच इज एट द बैक ऑफ द टंग। ओके, तो दैट इज टर्म्ड एज द हायोड बोन विच इज अ सिंगल बोन। ठीक है, डेंट्री इज योर लोअर जॉ, मैंडिबल। ठीक है, अपर जॉ को मैक्सिला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेला टर्सिका इज फाउंड इन, ओके सेला टर्सिका की बात करते तो आपने पढ़ रखा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओके वो जिस कैविटी में बेस्ड है उस कैविटी को कहा जाता है सेला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड जिस कैविटी के अंदर बेस्ड है उस कैविटी को कहा जाता है सेला टर्सिका। और सेला टर्सिका कहाँ देखने को मिलता है, तो सेला टर्सिका इज सीन इज एक्चुअली डिप्रेशन इन द बोन, तो सेला टर्सिका इज फाउंड इन द बोन, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which one of the following is a sesamoid bone? Okay, sesamoid bone के बारे में आपको बता देता हूँ। This sesamoid bone originates from the what do you call it originates from the tendons। ठीक है, and which are the following, and it forms a cup shaped structure or a projected structure। okay, so projected structure की अगर बात करते हैं तो we have a projected structure that is patella, नी कैप जिसे कहा जाता है। ठीक है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेसमोइड बोन, सो द आंसर इज पटेला।
Okay, the origin is from the tendons. Okay, this is an interesting question that was asked in 2005. Two of the body parts which do not appear in the MRI may be, इसमें से कौन से पार्ट्स MRI स्कैन में नहीं दिखाई देंगे? ठीक है, सो वी हैव द मोलार टीथ एंड आइलैंड्स, स्कैपुला एंड कैनाइन्स, ligaments and ribs, and tendons and premolars. ठीक है, now to know the answer we should be knowing how does MRI works. ठीक है, तो MRI क्या करता है? MRI works on the what do you call, it detects the water, okay, or it focuses on the behavior of hydrogen atoms in water molecule. Okay, it focuses on the behavior of hydrogen atom in the water molecule. तो पहली बात तो वाटर होना चाहिए, ओके, और वाटर के साथ जो हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर MRI फोकस करता है, उसके बिहेवियर के ऊपर फोकस करता है. तो अगर वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है तभी क्या कर पाएगा? MRI स्कैन कर पाएगा. तो मोलार टीथ एंड आइलैंड्स की अगर बात करें तो यस, वाटर कंपोनेंट इनके अंदर है. लिगामेंट्स एंड रिब्स की बात करें तो इनके अंदर भी वाटर कंपोनेंट है. टेंडेंस एंड प्रीमोलार्स की बात करें तो इनके अंदर भी वाटर कंपोनेंट है. बट स्कैपुला और कैनाइन्स की बात करते हैं तो इनके अंदर वाटर कंपोनेंट नहीं है. दे आर ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, तो इनके अंदर वाटर कंपोनेंट नहीं होगा, इसलिए जब आप इसे स्कैन करोगे MRI स्कैन के थ्रू तो ये दो स्ट्रक्चर्स स्कैपुला एंड कैनाइन्स आपको स्कैन में नहीं दिखाई देंगे. सो द करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि MRI detects water because it focuses on the behavior of hydrogen atoms in water molecule. It focuses on the behavior of hydrogen atom in the water molecule. So जिसको भी आप स्कैन कर रहे हो, it should contain water molecules in it. ठीक है, तभी वो स्कैन हो पाएगा, तो ही उसका इमेज बन पाएगा. So the option is B is correct. Okay, a cricketer player is fast chasing a ball in the field. Which one of the following group of bones are directly contributing in this movement? Okay, which of them is, okay, so chase कर रहा है, that means the bones of the leg are being used. ठीक है, तो लेग्स की अगर बोन की बात करें तो कौन सी बोन लेग्स में आएगी? तो फीमर आता है, ओके, टार्सल्स आएगा, मेटाटार्सल्स आएगा, टीबिया आएगा. ओके, मेलस, फर्स्ट ऑप्शन में मेलस दे रखा है, सो दैट इज रॉन्ग. बी में पेल्विस दे रखा है, पेल्विस इज गॉन. उल्ला पटेला, ओके, ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा. स्टर्नम रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टार्सल्स, फीमर एंड मेटाटार्सल टीबिया, दिस इज करेक्ट. ठीक है, दिस आर प्योरली द बोन्स ऑफ द लेग which are going to be used while chasing the ball. ठीक है, so we'll move ahead. We have some more questions. Okay, the shoulder blade is made up of, okay, जो शोल्डर ब्लेड होता है वो किस चीज़ से बना हुआ? तो शोल्डर ब्लेड इज द बैक पोर्शन, आपके हाथ के पीछे की तरफ जो प्रोजेक्टेड सरफेस आपको दिखती है, ओके, दैट इज नोन एज अ स्कैपुला. सो द शोल्डर ब्लेड इज मेड अप ऑफ स्कैपुला. ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. देन okay, the sensation of fatigue in the muscles after prolonged strenuous physical work. ये 10th बेस्ड MCQ आ गया कि यार आप काफ़ी कंटिन्यूसली मसल्स को यूज़ कर रहे हो तो आपके मसल्स थक जाएंगे, है ना. काफ़ी टाइम तक आप साइकिलिंग करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा आपको लगेगा कि यार नहीं, मैं पैडल नहीं कर सकता हूँ, मैं और साइकिल नहीं कर सकता हूँ. आप रनिंग कर रहे हो, एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि नहीं यार और नहीं भाग सकता हूँ. क्यों? क्योंकि आपके मसल के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. ड्यू टू लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देयर इज anaerobic respiration taking place and lactic acid is formed which causes your muscles to freeze. ठीक है, तो यहाँ पे the sensation of fatigue in the muscle after prolonged strenuous physical work is caused by, so decrease in the supply of oxygen, that is also correct, but more appropriate is accumulation of lactic acid. Okay, accumulation of lactic acid is more correct. ठीक है, ग्लूकोज तो अवेलेबल है बट ग्लूकोज का एनोरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ऑक्सीजन की लो अवेलेबिलिटी की वजह से. Okay, select the correct matching of the type of joint with the example of human skeleton. Okay, so cartilaginous joint,
between frontal and parietal pivot joint, that is between atlas and axis, that is wrong. Hinge joint, that is between elbow and knee. And gliding joint, that is between the carpals. Okay, so the option number D is correct. This is very simple question. Okay, which bone in birds is formed from the bones of? Okay, this might be a new question. What is wishbone? Okay, so in Latin it is termed as little fork. Okay, in Latin it is termed as the wishbone is known as little fork. Okay, Latin में कहा जाता है forcula. Okay, उसे it is a fork shaped bone which is formed by the joining of clavicle. Okay, जो wishbone है that is formed by the fusion of two clavicles, and the whole intention is to provide strength and support during the flight. जो thoracic bones है, जो thoracic skeleton है ना, तो to withstand the stress during the flight there is formation of the wishbone. ठीक है, तो wishbone is actually wishbones is from the bones of shoulder girdle. ओके, क्लैविकल आ गया ना, क्लैविकल तो आपका शोल्डर गर्डल जो है वो बनाता है विश बोन को. ओके, विश बोन्स वर ऑल्सो फाउंड इन द डायनासोर्स. ओके, डायनासोर्स में भी देखने को गए थे. ओके, सो द होल इंटेंशन ऑफ द विश बोन इज टू स्ट्रेंथन द थोरैसिक मसल्स ड्यूरिंग द फाइट. उड़ते टाइम पे जो थोरैसिक मसल्स है बर्ड्स के अंदर, उनको सपोर्ट देना, उनको स्ट्रेंथ करने का काम है विश बोन का. ठीक है. Okay, so these were some of the questions which have been previously asked in the competitive exams. If you have any doubts in these questions, you do drop me a message. Okay, we'll solve the questions, and in the next lecture we would go through the another topic and we'll discuss the competitive questions from the another chapter. Okay, so I'll keep this much for the lecture. See ya, bye bye.